Dear students, I once again welcome you all to this online video lecture series. This is the last and fourth lecture of Sale of Goods Act 1930 और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने पहले 3 लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, तभी आप लोग लेक्चर 4 को समझ पाएंगे. In first 3 lectures of Sale of Goods Act 1930, I have covered formation of contracts of sale, goods and their classification, price, conditions and warranties, transfer of ownership and performance of a contract of sale. So, in this last lecture of the series, I will discuss the rights of unpaid seller and auction sale in detail. Now, we'll understand the rights of unpaid seller in detail. It is very important topic from the point of view of examination. बहुत बार अनपेड सेलर से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल. लेकिन अनपेड सेलर के राइट समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है हु इज नोन एज अनपेड सेलर. अनपेड सेलर मतलब अदर विक्रेता, एक ऐसा विक्रेता जिसने सामान बेच दिया है, जिसने सामान की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है, लेकिन उसको उसके सामान के अभी तक पैसे नहीं मिले हैं. दैट पर्सन इज नोन एज अनपेड सेलर. जैसे ए ने बी के नाम पे कार की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है 1 तारीख को, और बी ने कहा था मैं 10 तारीख को पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर बी पैसे नहीं देता है तो ए विल बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर, क्योंकि उसने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है और वो किसकी हो गई है, गुड्स. अगर लीगली देखा जाए, नाउ द गुड्स बिलोंग्स टू बायर. तो अनपेड सेलर वो होता है, ये नहीं देखा जाता कि सामान दिया है या नहीं दिया है, ही हैज ट्रांसफर्ड द ओनरशिप. और जैसे सेल क्या कहती है, एज सून एज यू ट्रांसफर द ओनरशिप इन द नेम ऑफ समवन एल्स, automatically it becomes a sale, and the person in the name of whom the ownership is transferred is now the legal owner of the goods. तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो गुड्स किसकी है, बायर की. और अगर वो पैसे नहीं देता है then the seller will be known as unpaid seller, अदर विक्रेता हिंदी में. अब जो एक अनपेड सेलर है, क्योंकि उसने ऑनरशिप तो ट्रांसफर कर दी है, तो लॉफुली उसके पास क्या राइट्स हैं. अगर ऐसे ऑनरशिप ट्रांसफर होने के बाद बायर पैसे देने से मना करने लग जाए, तो रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो कोई भी क्रेडिट पे सामान बेचेगा ही नहीं. और बहुत बार हम लोग क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने क्रेडिट पे सामान बेचा है और आपको पैसे नहीं मिले तो कहानी वहीं खत्म होती है. लॉ हैज गिवन यू सर्टेन राइट्स एंड यू कैन एक्सरसाइज दोज राइट्स आइदर अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर. तो बेसिकली अनपेड सेलर has 2 category of rights. एक राइट्स है उसके गुड्स के ऊपर और दूसरे राइट्स है बायर के अगेंस्ट. तो गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट्स है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बीच भी पेपर में डिफरेंस आता है. तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज अ राइट ऑफ लियन. राइट ऑफ लियन का मतलब क्या है, द सेलर कैन कीप द पोजेशन ऑफ द गुड्स दैट ही हैज ऑलरेडी. जैसे ए ने बी को एक फ्रिज बेचा, ए ने बी को जो फ्रिज बेचा उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी थी सेम डे 1 तारीख को. बी ने कहा कि मैं इसके पैसे जब घर पे सामान डिलीवर होने आएगा तो पे कर दूंगा. तो गुड्स किसकी कस्टडी में थी, सेलर की, और उसने कहा था मैं रिक्शे से 2 दिन बाद सामान भिजवा दूंगा. इससे पहले ही पता चला कि बायर ने पैसे की इंटेंशन है, उसने पैसे नहीं देने, या वो दिवालिया डिक्लेयर हो गया, या किसी भी कारण से it has come to the known to the seller कि buyer don't have the intention to pay. तो अगर सेलर चाहे तो वो क्या कर सकता है, उस सामान पे लियन रख सकता है, मतलब उस सामान को अपने पास रख सकता है जब तक बायर पैसे नहीं देता. तो आप ये देख सकते हैं ये राइट सेलर के पास तब तक ही अवेलेबल है अगर उसने सामान की डिलीवरी नहीं दी है. अगर वो सामान की डिलीवरी दे चुका है, जैसे अगर ए ने सेम डे उसको फ्रिज भी दे दिया, बिल भी दे दिया उधार पे, और 10 तारीख को बी पैसे नहीं देता, तो सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स. तो राइट्स अगेंस्ट द गुड्स आर अवेलेबल ओनली टू द सेलर इफ द गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड टू द बायर. और अगर गुड्स बायर को डिलीवर हो गई हैं तो ये राइट्स खत्म हो जाते हैं, और कौन से राइट शुरू होते हैं, राइट अगेंस्ट द बायर. तो राइट ऑफ लियन इज टू टेक या टू कीप द पोजेशन ऑफ द गुड्स until buyer pays the price. Second,
राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है? मान के चलिए आपने बायर के पास गुड्स भेज दिए, जैसे मैंने बताया कि रिक्शे से अभी 2 दिन बाद जानी है, रिक्शे वाला सामान लेके निकल चुका है और रास्ते में बायर सेलर को पता चलता है कि बायर पैसे नहीं देने वाला या बायर ने पैसे देने से मना कर दिया, तो अब सेलर क्या कर सकता है? सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट, और जिस भी कैरियर के थ्रू, शिप के थ्रू जा रही है, ट्रेन के थ्रू जा रही है, ट्रक के थ्रू जा रही है, तो वो उन गुड्स को रास्ते में जहां उसे इंटीमेशन मिलता है कि बायर इज नॉट गोइंग टू पे द प्राइस, एट द सेम पॉइंट ही कैन स्टॉप द ट्रांजिट फर्दर, वो उसे वहीं रोक सकता है और बायर को देने से मना कर सकता है। तो अगर स्टॉपेज में है या रास्ते में गुड्स हैं तो आप सिर्फ स्टॉपेज वाला राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, और जब गुड्स आपके पास वापस आ जाए तो कौन सा राइट शुरू हो जाता है? राइट ऑफ लियन। थर्ड इज द राइट ऑफ रीसेल। रीसेल का मतलब क्या है? बिका हुआ सामान दोबारा बेचना। मैंने पहले भी बताया था, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो जो बी ने सी को बेचा है वो रीसेल नहीं कहलाती। ए ने बी को बेचा और ए ने वही सामान सी को बेचा तो वो कहलाती है रीसेल। लेकिन आप एक सामान किसी को बेचने के बाद दोबारा किसी को नहीं बेच सकते। लेकिन एक अनपेड सेलर, अगर उसके पास सामान रखा है और उसने बायर को रिपीटेड रिमाइंडर्स दिए हैं पेमेंट के लिए और बायर फिर भी पे नहीं करता प्राइस, तो सेलर उन गुड्स को किसी और को बेच सकता है। मतलब ए वो गुड्स सी को बेच सकता है और सी को क्या मिलेगा? गुड टाइटल। So these are the rights of unpaid seller against the goods. तो हम ध्यान देने की बात क्या है कि ये राइट्स सेलर तभी एक्सरसाइज कर सकता है या यूज कर सकता है जब तक गुड्स उसके हाथ में है। अगर गुड्स उसके हाथ में नहीं है तो वो ये सारे राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और उसे कौन से राइट्स यूज करने होंगे? राइट्स अगेंस्ट द बायर। तो फर्स्ट राइट दैट इज अवेलेबल टू एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर इज सूट फॉर प्राइस। सबसे सिंपल राइट, क्योंकि अगर लॉफुली देखा जाए तो गुड्स किसकी हैं? बायर की, और वो उसके पास है। तो अगर बायर पैसे नहीं देता तो सेलर बायर को कोर्ट में स्यू कर सकता है और अपना प्राइस रिकवर कर सकता है। सेकंड, सूट फॉर डैमेजेस फॉर रेपुटेशन, मतलब रिजेक्शन एंड नॉन एक्सेप्टेंस। जैसे ए ने बी के घर पे फ्रिज भिजवाया और बी वहां जाके कहता है कि मुझे फ्रिज नहीं चाहिए, तो क्या हुआ? अगर देखा जाए तो सेलर का कन्वेंस लग गया, शिप के थ्रू अगर गुड्स आ रही है तो शिप का किराया लग गया, तो सेलर क्या कर सकता है? अपने सामान के पैसे के साथ साथ जो शिप का किराया लगा वो ले सकता है। किससे? बायर से, बाय स्यूइंग हिम इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे ए ने बी तक के पास सामान पहुंचाया, अब रास्ते में शिप के थ्रू गया, शिप में सेलर के 10,000 रुपए लग गए। जब वहां पे पहुंचे तो बायर ने सामान लेने से मना कर दिया, फिर शिप के थ्रू गुड्स वापस मंगवाई गई, 10,000 उसमें लगे 20,000 रुपए। तो ये जो सारा खर्चा हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डैमेजेस व्हिच द सेलर कैन रिकवर फ्रॉम द बायर। एंड थर्ड, सूट फॉर इंटरेस्ट। जितना टाइम बायर पेमेंट डिले कर रहा है तो उसमें किसका नुकसान हो रहा है? सेलर के इंटरेस्ट का। तो सेलर बायर से अपने सामान के पैसे ले सकता है, उसके अलावा कोई रास्ते का किराया है या कोर्ट में केस करने का कोई लीगल लॉयर की फीस लग रही है या कोई इंटरेस्ट है, जो भी खर्चे सेलर के हो रहे हैं, he can recover all those expenses from the buyer. So you can see the seller has the rights against the goods if the goods are in his custody, but if the goods are not in his custody, then he can exercise his rights against the buyer. Now I will discuss these rights against the goods. ये एग्जाम में सेपरेटली भी आते हैं और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आता है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, और कभी कभी डिफरेंस आता है राइट ऑफ लियन में एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो मैं इसको डिटेल में ले रही हूँ। राइट ऑफ लियन मैंने जैसे आपको बताया मींस राइट ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल सम कंडीशंस आर मेट। मतलब जब तक सेलर को उसके चार्जेस नहीं पे किए जाएंगे, ही कैन कीप द पोजेशन ऑफ गुड्स विद हिम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 सबसेक्शन 1, द सेलर कैन एक्सरसाइज अ लियन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस ओनली। वो उन गुड्स को कंज्यूम नहीं कर सकता या किसी को अभी उनके साथ कुछ कर नहीं सकता, ही कैन नॉट यूज दोज गुड्स। बस अपने पास एज अ सेफ कस्टडी उन गुड्स को रख सकता है जब तक कि बायर उसका प्राइस नहीं देता। लेकिन अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर की है, पेरिशेबल मतलब खराब होने वाली है, सब्जी है, फ्रूट्स हैं या कोई ऐसा सामान है, मेडिसिन, जो कि एक्सपायर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो ऐसे केस में अगर वो चाहे तो जो मैंने आपको थर्ड राइट बताया था, राइट ऑफ रीसेल, वो यूज कर सकता है। लेकिन अगर पेरिशेबल नेचर की नहीं है तो वो अपने पास उन्हें एज ए कस्टडी रखेगा जब तक कि प्राइस
नहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट, राइट ऑफ स्टॉपेज जो मैंने आपको बताया, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स द राइट टू स्टॉप फर्दर ट्रांजिट ऑफ द गुड्स। फर्दर ट्रांजिट मतलब मैंने आपको बताया कि दिल्ली से मुंबई गुड्स जानी थी, रास्ते में ही पता चला कि बायर पैसे नहीं देने वाला, तो जहां तक गुड्स पहुंची हैं आधे रास्ते में, वहां पे भी सेलर उन गुड्स को स्टॉप कर सकता है और अपने पास क्या मंगवा सकता है, ही कैन रिज्यूम द पोजेशन एंड रिटेन देम अंटिल पेमेंट इज मेड। Thus, this right is just an extension of the right of lien। क्यों एक्सटेंशन है कि पहले आप राइट ऑफ स्टॉपेज को एक्सरसाइज करते हो, गुड्स जब वहां रास्ते में रुक जाती हैं अपने पास वापस मंगवाते हो और अपने पास राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज करते हो। एंड थर्ड, राइट ऑफ रीसेल। ये हर कोई यूज नहीं कर सकता कि आज आपने गुड्स वापस मंगवाई या अपने पास है अगले दिन किसी को बेच दी। इस राइट को, थर्ड राइट को एक्सरसाइज करने की कुछ कंडीशंस है, वो क्या है, द राइट ऑफ रीसेल कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर। मतलब पेरिशेबल क्या होता है, खराब, जैसे सब्जी, फ्रूट्स, मेडिसिन, ये आप लंबे समय तक संभाल कर नहीं रख सकते। सेकेंड, व्हेन द सेलर हैज गिवन सफिशिएंट नोटिस टू द बायर। आपने जितने लॉफुल नोटिस चाहिए उतने बायर को सर्व किए हैं कि पैसे पे कर दो, पैसे पे कर दो, लेकिन फिर भी अगर वो पैसे नहीं पे करता तो आप इस सामान को किसी और को बेच सकते हैं। और तीसरा, व्हेन द अनपेड सेलर हैज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड हिज राइट टू रीसेल। आप गुड्स तभी बेच सकते हो जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसमें क्लियरली लिखते हो कि अगर आपने पैसे नहीं पे किए तो ये सामान मैं किसी और को बेच सकता हूँ। क्योंकि इस कंडीशन को लगाए बिना आप अगर वो सामान किसी और को बेचते हो तो वो अनलॉफुल होगा, क्योंकि अगर लॉफुली देखी जाए तो ऑनरशिप ट्रांसफर करने के बाद गुड्स बायर की हैं, इवन दो वो आपके पास पोजेशन में है, लेकिन गुड्स एक्चुअली लॉफुली बायर की है। तो आप राइट ऑफ रीसेल अपने पास लिखकर कॉन्ट्रैक्ट के समय रखिए, अगर बायर प्राइस नहीं पे करता तो आप यूज कीजिए। नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज ऑक्शन सेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे या समझेंगे ऑक्शन सेल होती क्या है। ऑक्शन सेल इज अ सेल दैट इज मेड इन ओपन आफ्टर मेकिंग पब्लिक अनाउंसमेंट। आप लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा। ऑक्शन सेल में क्या होता है, एक ओपन ग्राउंड में कुर्सी लगा के लोगों को बुलाया जाता है और वहां पे बिड लगाते हैं, सब अपनी बोली लगाते हैं, तो उस सामान के लिए जिसकी बिड सबसे हायर होती है सामान उसे बेचा जाता है। तो ऑक्शन सेल में द प्राइस ऑफ द गुड्स इज नॉट फिक्स, रादर द प्राइस ऑफ गुड्स इज फिक्स बाय फॉल ऑफ हैमर। वो जो एक हाथ में हैमर होता है जज के, वो जब ऐसे नीचे बजाता है तब वो सेल क्या मानी जाती है, कंप्लीट। नाउ we'll learn different important terms that are used in auction sale। जब भी कोई आपसे ऑक्शन सेल की बात करे तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तो ऑक्शन सेल क्या है, जो ओपन में, एक ओपन ग्राउंड में या ओपन प्लेस में कुर्सी लगा के ऑडियंस होती है, पब्लिक होती है, उनके बीच में की जाती है। और वहां पे प्राइस कैसे फिक्स होता है, ओपन होता है, कोई भी बिड लगा सकता है, कोई भी अपनी बोली लगा सकता है। तो जो हाईएस्ट बोली आती है या हाईएस्ट बिड आती है, प्राइस वहां फिक्स होता है। और जैसे वो बिड हो जाती है, सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर प्राइस पे करता है एंड ही टेक्स द पोजेशन ऑफ द गुड्स। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज नॉकआउट एग्रीमेंट। नॉकआउट एग्रीमेंट क्या होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में होता है, आपस में पहले ही करके रखते हैं कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं लगाएंगे। जैसे पब्लिक में, ऑडियंस में दो लोग आए, ए और बी, और सामान कौन बेच रहा है, अपना सी। तो ए, बी भी आया है, एक्स, वाई, जेड, बहुत सारे लोग आए हैं। तो ए और बी ने आपस में एक समझौता किया कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट बिड लगाएंगे तो प्राइस बढ़ता जाएगा, नुकसान अल्टीमेटली हमारा है। जैसे आप देखो, सी अपना सामान बेच रहा है, ए ने कहा मैं इसे 50 रुपए का खरीदना चाहता हूँ, बी ने कहा चलो मैं 60 का, फिर ए कहता है 70 का, बी कहता है 80 का। हो सकता है सामान की एक्चुअल वर्थ 20 ही रुपए हो, लेकिन ए और बी आपस में इतनी बिड लगाए जा रहे हैं और अल्टीमेटली एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे नॉकआउट एग्रीमेंट्स दो पार्टीज आपस में एंटर करती हैं और वो फिर एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं लगाते। हाँ, एक्स ने अगर कहा 80 तो वो एक्स इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, लेकिन ए और बी आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट बिड नहीं। ए ने कहा 60 तो बी वहां चुप रहेगा। मतलब वो अगर देखा जाए
जो 60 रुपए प्राइस बिड किया गया है वो ए और बी का दोनों का कॉमन ही होगा। नेक्स्ट, डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या है? ये एक ऐसा व्यक्ति बैठा होता है, ये एक ऐसा बिडर बैठा होता है ऑक्शन सेल में जो जानबूझ के गुड्स में डिफेक्ट फाइंड आउट करता है या लोगों की, जो बिडर्स की अट्रैक्शन को डाइवर्ट करता है। तो डैम्पिंग इज प्राइमरली डन आइदर बाय पॉइंटिंग आउट द डिफेक्ट्स इन गुड्स और बाय मूविंग द बिडर्स फ्रॉम ऑक्शन सेल। तो वो क्या करता है? कोशिश करता है लोग डिस्ट्रैक्ट और इसको ना खरीदना चाहें ताकि मैं जो बिड लगाऊं उसी में ये सामान मुझे मिल जाए। तो आपस में बिडर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है वो। पफर्स। पफर क्या कौन है? ये एक ऐसा व्यक्ति बैठा होता है बिडर्स में, ऑडियंस में, जो क्या काम करता है? जानबूझ के बिड ऊपर करता है। और ये ना जनरली सेलर बैठाता है। जैसे सेलर ने अपने दोस्त को बैठा दिया कि अगर कोई 80 बोले ना तो तू 90 बोल दियो, फिर वो 100 बोले तो तू 110 बोल दियो। लेकिन अगर इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पफर ने 110 बोल दिया और कोई नहीं खरीदता तो सामान सेलर का अपने दोस्त के थ्रू खुद को ही वापस आ जाता है। तो पफर कौन है? इज अ पर्सन हु बिड्स टू इंक्रीज द प्राइस। नाउ we'll learn the legal rules regarding auction sale. The first legal rule क्या है? ऑक्शन सेल कब कंप्लीट मानी जाती है? जब हैमर फॉल करता है। अब हैमर फॉल करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपनी बिड या बोली नहीं लगा सकता। सेकंड, रिट्रैक्शन ऑफ बिड। वंस द सेल इज कंप्लीट बाय फॉल ऑफ हैमर द बिडर लूजेस द राइट ऑफ रिट्रैक्शन। मतलब अब आपने कहा मैं ये सामान 100 रुपए का खरीदना चाहता हूँ, वहां पे सेलर ने हैमर फॉल कर दिया। अब आप करें नहीं 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 नहीं, ये सामान मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी बोली वापस लेना चाहता हूँ, तो दैट इज नॉट अलाउड। रिट्रैक्शन ऑफ बिड इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट, सेलर्स राइट टू बिड। सेलर राइट टू बिड आपके मन में आ रहा होगा, सेलर तो बेच रहा है तो वो कैसे बोली लगाएगा? यस, सेलर भी अपने सामान की बोली लगा सकता है बाय अपॉइंटिंग अ पर्सन ऑन हिज बिहाफ। ऑडियंस में एक व्यक्ति उसके बिहाफ पे बैठा होगा जो बिड लगाएगा। अगर वो नहीं बैठा होता तो आप, हो सकता है उसका घर हो 40 लाख का सेलर का, आपको मैं तो 50 रुपए में खरीद रहा हूँ, दूसरा 60, तो वो अपना एक व्यक्ति बैठा के रखता है जो मिनिमम प्राइस स्पेसिफाई करता है। उसने कहा मैं 35 का ले रहा हूँ, तो अब आप 50-60 बोलोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, तो अगली बिड्स 35 लाख से ऊपर की आएंगे। और आपने किसको अपना, ये रूल है जो सेलर अपना बिडर बैठाएगा ऑडियंस में, वो क्लियरली आप बताओगे पब्लिक को कि ये मेरा व्यक्ति बैठा हुआ है बोली लगाने के लिए। आप छुपा के ये काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ऑक्शन सेल विद रिजर्व ऑफ अपसेट प्राइस। अपसेट प्राइस क्या होता है बच्चे? इससे कम कोई बोली नहीं लगाएगा। तो अगर सेलर चाहे तो वो क्या कर सकता है? ही कैन स्पेसिफाई द मिनिमम प्राइस बिलो विच द बिडर्स आर नॉट अलाउड टू कोट द प्राइस ऑफ गुड्स। इट इज रिजर्व एक्सप्रेसली, ये भी बता के किया जाता है। नाउ I will discuss the important questions from point of view of examination in the Sale of Goods Act 1930. मैं ये नहीं कह रही ये आते हैं, लेकिन generally हम लोगों ने देखा है past pattern में कि these are the questions which frequently come up in the examination. तो आप इन questions को नोट बना के या कैसे भी अच्छे से तैयार कीजिए। Question number 1. What is contract of sale? Give its main characteristics and distinguish between sale and agreement to sell. मैंने आप सबको बताया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। When the ownership of goods is transferred from one party to another, जब एक व्यक्ति गुड्स की ऑनरशिप अपने से दूसरे को ट्रांसफर करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? सेल। इसकी मैंने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी। 2 पार्टीज होनी चाहिए, प्राइस होना चाहिए, कंसिडरेशन मनी में होनी चाहिए। सामान के बदले अगर सामान देते हो वो बार्टर कहलाता है, एंड इट विल नॉट बी कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल में क्या होता है बच्चों? द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर इमीडिएटली। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज प्रॉमिस टू बी ट्रांसफर टू द बायर एट अ फ्यूचर डेट। और सेल के कॉन्ट्रैक्ट जनरली किन गुड्स के लिए होते हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। और एग्रीमेंट टू सेल आप फ्यूचर गुड्स या कंटिंजेंट गुड्स के लिए करते हो। और सेल में अगर कोई लॉस होता है गुड्स का ऑनरशिप ट्रांसफर करने के बाद, तो वो किसका होता है? बायर का।
लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो लॉस अगर हुआ गुड्स का, इवन दो दे आर इन द कस्टडी ऑफ द बायर, तो भी कौन बियर करेगा? सेलर. I hope this question is clear. Second important question is, what do you mean by conditions and warranties? Conditions मैंने आपको बताया था वो शर्तें हैं जो बायर अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लगाता है, और ये बहुत ज़रूरी है सेलर के लिए कंडीशंस पूरी करना. अगर बायर वो कंडीशंस पूरी नहीं करता तो अगर सेलर वो कंडीशंस पूरी नहीं करता तो बायर के पास राइट है टू रिजेक्ट द गुड्स. आपने रेड कलर का मोबाइल मंगाया है तो ये जिम्मेदारी बनती है सेलर की टू डिलीवर यू ओनली द रेड कलर मोबाइल फोन. इफ बाय मिस्टेक ही सेंड्स यू एनी अदर कलर मोबाइल फोन, देन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन और आप वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करके अपना प्राइस सेलर से ले सकते हैं. लेकिन वारंटी क्या है? इट इज ए स्टिपुलेशन, एक ऐसी स्टेटमेंट है विच इज नॉट एसेंशियल, लेकिन होनी जरूरी है तब भी. इट इज कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन अगर वारंटी टूटती है, या जैसे सेलर ने बोला कि आप ये वॉशिंग मशीन लेके जाओ, मैं कह रहा हूँ ये 5 साल तक खराब नहीं होगी, और बीच में वो 1 साल बाद खराब हो गई, तो वारंटी ब्रीच हुई है, और उस वॉशिंग मशीन को ठीक करवाने में आपके 1000 रुपए लगे, तो वो 1000 रुपए आपको कौन देगा? सेलर. तो आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो. इसके बाद हम लोगों ने सीखा था इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज. इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज क्या थी? ये वो कंडीशंस एंड वारंटीज हैं जो बायर को कॉन्ट्रैक्ट करते समय बताने की या लिखने की जरूरत नहीं है. लॉ प्रिज्यूम्स देयर एग्जिस्टेंस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कानून मानकर चलता है कि ये कंडीशंस सेलर मीट करेगा. जैसे ऑनरशिप के रूल क्या है कि जो आपका सामान है आप वो ही बेच सकते हो, गुड्स फ्रेश होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए. तो ये सारी कंडीशंस वारंटीज आपको सेलर को बताने की जरूरत नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आती हैं. व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशंस? थर्ड, द जनरल रूल इज दैट नो सेलर ऑफ गुड्स कैन गिव अ बेटर टाइटल टू द बायर ऑफ द गुड्स देन ही हिमसेल्फ. ये क्या कहता है? जो आपका है ही नहीं, आप वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, या अदर वर्ड्स में ओनली an owner can sell the goods. लेकिन मैंने इसकी कुछ एक्सेप्शंस आपको पढ़ाई थी, जहाँ पे एक नॉन ओनर व्यक्ति भी सेल करता है और वो सेल क्या मानी जाती है? वेल. तो इसमें वही कंडीशंस पूछी हुई हैं, एक्सेप्शंस, व्हेन दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल. जैसे मैंने बताया था, सेल बाय एन अनऑथराइज्ड एजेंट, सेल बाय अ पर्सन हैविंग द गुड्स, हैविंग द पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, या an unpaid seller, या the seller who is in possession of goods after sale, या the buyer who is in possession of goods under agreement to sell. ये सारी exceptions मैंने आपको बताई हैं जो आप यहाँ पे कवर करेंगे. फोर्थ इज, अभी मैंने आपको बताया, who is an unpaid seller, what are his rights against the goods and buyer personally. उसके क्या rights है goods के against? right of lien, right of stoppage in transit, और तीसरा राइट ऑफ रीसेल. अगर उसके पास गुड्स का पोजेशन ऑलरेडी है, उसने डिलीवरी नहीं की है, तो वो अभी उसकी डिलीवरी को रोक सकता है, और अगर रास्ते में निकल चुकी है तो वहीं पे स्टॉप करके अपने पास वापस मंगवा सकता है. और तीसरा, उन गुड्स को अगर पेरिशेबल नेचर की है तो बेच सकता है किसी और को. लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? उसने बायर को नोटिस दिया हुआ है, और उसके बाद अगर उसके पास पोजेशन जा चुका है, मतलब उसने बायर को डिलीवरी कर दी है और पैसे नहीं मिले, तो भी लॉ उसे प्रोटेक्ट करता है सेलर को, और वो क्या कर सकता है? ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली. और वो क्या था? ही कैन सूट फॉर प्राइस, ही कैन सूट फॉर डैमेजेस, ही कैन सूट फॉर इंटरेस्ट. ये था व्हाट आर द रेमेडीज अगेन अवेलेबल टू बायर एंड सेलर. 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सेलर्स राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट. मैंने आपको बताया था फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आता है बहुत बार, and sometime you receive a separate question on right of lien and stoppage in transit. When can the unpaid seller resell the goods? ये थर्ड वाला राइट था अगेंस्ट दी गुड्स. तो घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी में से है, but the statement has been changed.
Now I will give you the list of references which is suggested by university for the subject. और मुझे पर्सनली भी लगता है कि किताबें बिजनेस लॉ के पेपर के लिए आपके लिए अच्छी हैं। अब इनमें से कौन सी लेनी है या किस बुक से पढ़ना है, आप लाइब्रेरी में रेफर कर सकते हो, पढ़कर देख सकते हो, और जो बुक आपको लगता है लैंग्वेज के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से, जो आपको अच्छी से समझ में आ रही है, आप यूज कर सकते हो। क्योंकि लॉ हर बुक में सेम ही होता है, बस प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है। तो जो प्रेजेंटेशन जैसी आपको अच्छी लगे, यू कैन रेफर द बुक फ्रॉम योर लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में रीड करके देखिए, बैठ के देखिए, जो अच्छी लगे उसमें से पढ़िए। So these are the list of books which is suggested by university for the paper. Thank you dear students for listening these video lectures patiently. ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, और मेरी बेस्ट विशेस आप सभी बच्चों के साथ है। खूब मेहनत कीजिए और अच्छे ग्रेड्स लेके आइए। लेकिन आप सबको मेरी सजेशन भी है कि ये सारे वीडियो लेक्चर्स सीक्वेंस में देखिए, तभी समझ में आएंगे। रैंडमली अगर आपको इस लेक्चर उठा के देखेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि टर्म्स है बिजनेस लॉ की। अगर आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट को समझना है तो इसके लिए आपको पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर्स भी सीरीज में है, सीक्वेंस में है। आप सीधा 8वां चैप्टर उठा के या 8वां टॉपिक उठा के नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे ABCD होती है, तो जब तक वो नहीं आएगी यू विल नॉट बी एबल टू राइट द वर्ड्स। सिमिलरली द टॉपिक ऑफ बिजनेस लॉज आर सीक्वेंस। तो पहले से शुरू कीजिए और ध्यान से सीरीज को समझिए और एग्जाम्स में अच्छे से कीजिए। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई शैल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इस वीडियो में मैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माल विक्रय अधिनियम एक्ट 1930 के वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो आप लोग एग्जाम के लिए इन्हें अच्छे से तैयार करना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, गिव इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ये बहुत ही डिटेल में मैंने अपनी लेक्चर वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पे से आप जाके देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है और सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। The next question is, what do you mean by conditions and warranties? Explain in brief the implied conditions and warranties in a contract of sale. Next, the general rule is that no seller of goods can give a better title to the buyer of the goods than he himself. मतलब जो चीज आपकी है आप वो ही किसी और को बेच सकते हो। इस रूल को आपको एक्सप्लेन करना है। मीन्स ओनली अ सेलर और वी कैन से ओनली एन ऑनर ऑफ द गुड्स कैन सेल द गुड्स। लेकिन कुछ ऐसी भी एक्सेप्शंस हमने पढ़ी थी जहाँ पे एक व्यक्ति जो सामान का ऑनर नहीं है फिर भी सामान बेचता है और वो सेल क्या मानी जाती है, वैलिड। तो वो एक्सेप्शंस आप यहाँ डिस्कस करेंगे। फोर्थ, हु इज अनपेड सेलर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, और उसके राइट्स अगेंस्ट द बायर एंड अगेंस्ट द गुड्स। अगेन अगर आप देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में लैंग्वेज बदल गई है बस। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द बायर एंड सेलर एट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर बायर प्राइस पे नहीं करता तो सेलर को क्या अधिकार है। इसी तरीके से अगर सेलर पैसे और बिल ट्रांसफर करने के बाद आपको गुड्स नहीं देता तो बायर के पास क्या राइट्स हैं। ये लेक्चर वीडियोज में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। एंड लास्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सेलर्स राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये राइट्स ऑफ सेलर है व्हेन ही इज अनपेड। अगर आप अनपेड सेलर के राइट्स को डिटेल में देखेंगे तो उसके दो राइट्स थे, राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया है फुल क्वेश्चन का। व्हेन कैन द अनपेड सेलर रीसेल द गुड्स, ये भी मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है, आप ध्यान से सुनिएगा। आई होप आप अच्छे से क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे और अपने एग्जाम में ध्यान से लिखेंगे। थैंक यू।